रितेश अपनी बीवी अंजलि और माँ मधु के साथ रहता है। उसका बिजनेस लॉस में जाने के कारण उसे काफी नुकसान होता है। माँ, अंजलि, मुझे बिजनेस में बहुत नुकसान हो चुका है और उसकी भरपाई के लिए मुझे सब कुछ बेचना पड़ेगा, यहाँ तक कि हमारा ये घर भी। क्या? अरे ये तू क्या कह रहा है मुन्ना? हाँ माँ, हमारे पास केवल एक हफ्ते तक का ही समय है। उसके बाद हमें ये घर खाली करना पड़ेगा। क्या? लेकिन हम कहाँ जाएंगे रितेश? मैं तो अनाथ हूँ, मेरा तो कोई मायका भी नहीं है, वरना हम सब वहीं पर चले जाते। अरे मुन्ना, वो तेरा दोस्त है ना उदित, उससे पूछ कर देख, कुछ दिनों के लिए उसके घर जा सकते हैं हम। हाँ माँ, मेरी उससे बात चल रही है। फिर रितेश अपने दोस्त उदित से पूछता है, लेकिन उदित कोई वजह देकर उसे मना कर देता है। जिसके बाद मधु अपनी छोटी बेटी सोनी को फोन लगाती है। चुटकी, समय बड़ा ही कठिन है। अरे हमारा रहने का भी ठिकाना नहीं रहा और हमारे पास केवल एक हफ्ते की ही मोहलत है। सब कुछ खत्म हो चुका है बेटा। अरे माँ, आप इतनी चिंता क्यों करती हो? मेरा घर है ना, आप मेरे घर पर आ जाइए। ठीक है बिटिया रानी, धन्यवाद। फिर मधु खुश होकर ये बात रितेश और अंजलि को बताती है। माँ, आपने चुटकी को क्यों पूछा? माना कि उसके सास ससुर 6 महीने के लिए गांव गए हैं, लेकिन उसके ससुराल जाकर रहना ये मुझे कुछ सही नहीं लग रहा। रितेश, ये सब सोचने का अब वक्त नहीं है। हमारे पास चुटकी के पास जाकर रहने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। हाँ मुन्ना, अंजलि बहुत सही कह रही है। ठीक है माँ। फिर वो तीनों एक हफ्ते के बाद सोनी के घर पर चले जाते हैं। लेकिन जब सोनी उन तीनों को अपने दरवाजे पर उनके सामान के साथ देखती है, तब वो टेंशन में आ जाती है। हे भगवान, राहुल, अरे ये लोग तो सच में ही आ गए। मुझे तो लगा था कि एवे ही बोल रहे हैं। अब इन सबको कैसे संभालेंगे हम? तुम्हारी सैलरी में सब कुछ मैनेज होगा ना? ओफो सोनी, तुम चिंता मत करो। ये लोग यहाँ पर आए तो तुम इतना टेंशन क्यों ले रही हो? अरे मैं हूं ना, और वैसे भी मेरी कोई छोटी मोटी जॉब थोड़ी ना है। इतनी बड़ी पोस्ट पर नौकरी करता हूं मैं, सब कुछ मैनेज कर सकता हूँ। लेकिन फिर भी राहुल। अरे सोनी, तुम इतना टेंशन क्यों लेती हो? इनके आने से हमारे सुने घर में खुशहाली छा जाएगी और तुम भी इनके साथ वक्त गुजार पाओगी। या फिर ऐसे मानकर चलो कि तुम अपने मायके आई हो। भैया भाभी और माँ के आने के बाद सोनी का बर्ताव बदल सा जाता है। वो उनके साथ अच्छे से पेश नहीं आती। एक दिन वो अपनी भाभी से काम कराने के लिए उनसे झूठ बोल देती है। भाभी, मेरी नौकरानी छुट्टी पर गई है और साथ ही मुझे डॉक्टर ने ज्यादा काम करने से मना कर दिया है और सर्फ की भी एलर्जी है मुझे पहले से ही। आपको तो ये बात पता है ना? और अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इतना सारा काम मैं अकेले कैसे करूंगी। अरे चुटकी, परेशान क्यों हो रही हो? मैं हूं ना, मैं कर देती हूँ सारे काम। थोड़ा सा ही तो काम होता है, झट से फट कर दूंगी मैं। लेकिन भाभी, बेवजह आपको तकलीफ होगी। अरे सोनी, इसमें तकलीफ किस बात की? और तुम ये कैसी बातें कर रही हो? फिर अंजलि घर के सारे काम करती है, जिसमें मधु भी उसका हाथ बटाती है। रितेश भी अपने लिए जॉब ढूंढने की पूरी कोशिश करता है। फिर एक दिन, ये लो राहुल, तुम्हारा टिफिन, और आज घर जल्दी आ जाना। हाँ सोनी, और वो ड्राइवर के बारे में भी पता लगाना। तुम उस दिन कह रही थी ना, तुम्हारे वो किसी सहेली के ड्राइवर के बारे में। अरे, ड्राइवर को ढूंढने की क्या जरूरत है जब मेरे भैया यहाँ है? भैया, आपको वैसे भी काम की जरूरत है तो आप राहुल के ड्राइवर बन जाओ। क्यों राहुल, सही कहा ना मैंने? क्या? सोनी की बात सुनकर सभी दंग रह जाते हैं। सोनी,
ये तुम क्या बोल रही हो? तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है ना? हाँ राहुल, राहुल, उसमें कोई बात नहीं। मैं ये काम कर सकता हूँ और इस वक्त मुझे पैसों की भी जरूरत है। नहीं रितेश भैया, आपको अगर पैसे चाहिए तो मैं आपको दूंगा, लेकिन आप मेरे लिए काम नहीं करोगे। ये मुझे सही नहीं लग रहा। अरे आप तो मुझसे उम्र और रिश्ते में दोनों में बड़े हो। ये सब मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता राहुल। हाँ भैया, मैं आपकी बातों से सहमत हूँ, लेकिन मैं ये काम आपसे नहीं कराना चाहता। मैं आपको नई जॉब ढूंढ के दूंगा, लेकिन तब तक आप यहाँ जितने दिन चाहो उतने दिन रह सकते हो। ये घर आपका ही है। फिर बाद में राहुल सोनी को अकेले में खूब सुनाता है। सोनी, तुमने ऐसे कैसे बोल दिया? वो तुम्हारे भैया है, उन्होंने बोला नहीं, लेकिन उन तीनों के चेहरे से साफ साफ दिखाई दे रहा था कि उन्हें कितना बुरा लगा है। राहुल, तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो, पर ऐसा कुछ भी नहीं लगा उन्हें। चिल। लेकिन सोनी, सोनी राहुल की कोई बात नहीं सुनती। फिर एक दिन, चलिए माँ जी, अब आपकी दवाई का समय हो गया है, कुछ खा लीजिए। डॉक्टर ने कहा है कि आप खाली पेट दवाई नहीं खा सकते। लेकिन बहू, आज मेरे मुंह को स्वाद ही नहीं आ रहा। तू कुछ और बना देना, मुझे कुछ मीठा खाने का मन कर रहा है। ठीक है माँ जी, मैं आपके लिए खीर बनाती हूँ। फिर अंजलि किचन में खीर बनाने जाती है और तभी वहां पर सोनी आती है। अरे भाभी, ये सब आपने क्या लगा रखा है? आज ना तो कोई तीज है ना त्योहार, फिर ये खीर क्यों बना रही हो? और ऊपर से ये दूध और शक्कर कितनी सारी डाल रखी है। सब कुछ वेस्ट कर दिया। और काजू और किशमिश भी कितना डाल रखा है। अरे चुटकी, वो माँ जी के मुंह का स्वाद ही नहीं आ रहा। अगर वो कुछ खाएगी ही नहीं तो दवाई कैसे लेगी? अंजलि भाभी, आपको नहीं पता, ये सब माँ के नखरे है और कुछ नहीं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जा रही है, इनके नखरे भी बढ़ते जा रहे हैं। आज तो आपने बना लिया, लेकिन इसके बाद राशन की बर्बादी मत करना प्लीज भाभी। इतना कहकर सोनी वहां से निकल जाती है और उसकी बातें सुनकर मधु को बहुत बुरा लगता है और वो भावुक हो जाती है। हमारी चुटकी कितनी बदल गई है। अरे जब ये हमारे साथ रहती थी तब इसके लिए हम क्या कुछ नहीं बनाते थे। हम दोनों ने तो इसे सर आंखों पर बिठा कर रखा था, और आज जब इसके ससुराल आए हैं तो ये हमारे साथ ऐसा बर्ताव कर रही है। माँ जी, जाने दीजिए ना, हो सकता है किसी और बात की टेंशन है चुटकी को, आप इतना मत सोचिए। फिर एक दिन जब अंजलि झाड़ू पोछा मार रही होती है तभी गलती से उससे एक महंगा शोपीस टूट जाता है। ओ नो! अरे भाभी, आप अपनी दोनों आंखें कहीं गिरवी रख के आई हो क्या? आपको यह शोपीस दिखाई नहीं दिया क्या? ये आपने क्या कर दिया? आपको पता भी है कितना कीमती शोपीस था ये? पूरे 1 लाख रुपए का था। आप तो सच में बेवकूफ हो। लेकिन चुटकी, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। बस आप तो अपना मुंह ही बंद रखिए। चुटकी, भूल मत, ये तेरी भाभी है। अपनी भाभी से तमीज से बात कर, समझी ना? अरे जब तू अपने मायके में थी तब तुझसे कितनी सारी चीजें टूटती थी, कितना नुकसान भी करती थी तू। और आज जब हम तेरे ससुराल आए हैं तब तू हमारे साथ ऐसा सलूक कर रही है। माँ, आप भाभी की तरफदारी मत करो। मैं किसी की तरफदारी नहीं कर रही, बल्कि जो सही है उसी का साथ दे रही हूँ। अरे तेरी भाभी तो दिन भर काम करती है, लेकिन तू तू तो बस महारानी की तरह आराम फरमाती है। उस दिन घर में बहुत लड़ाई होती है, जिसके बाद सोनी उन दोनों से बात ही नहीं करती। फिर दूसरे दिन अचानक से सोनी की सोने की चेन और सोने के कंगन खो जाते हैं और वो बहुत परेशान हो जाती है।
और उनके ना मिलने पर वो सारा इल्जाम अपनी भाभी पर डाल देती है। ये तुम क्या बोल रही हो चुटकी? मैं भला तुम्हारी चेन और कंगन क्यों चोरी करूंगी? क्यों नहीं करोगी? ये कहिए। अरे अब तो आपकी परिस्थिति भी कितनी खराब हो चुकी है और इसीलिए चोरी करने में भी आप नहीं कतराओगी। आप पर तो भरोसा ही नहीं किया जा सकता। सोनी, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम्हारी भाभी है ये। अरे कम से कम रिश्ते का तो लिहाज रखो। तुम चुप रहो राहुल। तुम्हें इन लोगों की वकालत करने की कोई जरूरत नहीं है। बस बहुत हुआ सोनी, बहुत कर लिया तुमने हमारा अपमान। अब हम यहाँ पर एक मिनट भी नहीं रुकेंगे। चलो माँ, चलो अंजलि। हाँ हाँ, जाओ जाओ, चोर हो तुम सबके सब, जाओ यहाँ से। बस सोनी, रुक जाइए आप लोग, प्लीज मत जाइए। नहीं जमाईसा, इस लड़की ने हमारी बहुत बेइज्जती की है, तुझसे ये उम्मीद नहीं थी चुटकी। फिर तीनों अपना सामान लेकर वहां से चले जाते हैं। फिर राहुल बाहर की बाहर में ही उन तीनों की मदद करता है और उन्हें रहने के लिए एक किराए का मकान देता है और रितेश को एक जॉब भी लगा देता है। फिर एक दिन जब सोनी अपने कमरे की सफाई कर रही होती है, तभी वो अपने चेन और कंगन को देखती है और वह हैरान रह जाती है। देखा सोनी, मैंने तुमसे कहा था ना, अंजलि भाभी ने चोरी नहीं की थी, लेकिन तुमने उन पर कितना बड़ा इल्जाम लगा दिया। ये मैंने क्या कर दिया राहुल? गुस्से की आड़ में मैंने उन तीनों को खो दिया। मुझे बहुत शर्मिंदगी हो रही है अपने किए पर। अच्छी बात है, होनी भी चाहिए तुम्हें। अरे उन तीनों ने तो तुम्हें रानी की तरह रखा था अपने घर, और तुमने उन्हें अपने घर पर नौकरों की तरह ट्रीट किया। कितना गलत किया तुमने सोनी। नहीं नहीं, मैं उन तीनों से जाकर माफी मांगूंगी और सब कुछ ठीक करूंगी। अगर वो एक बार में नहीं माने तो 100 बार माफी मांगूंगी, लेकिन मैं उन्हें मना कर ही रहूंगी। फिर सोनी उन तीनों से जाकर माफी मांगती। मुझे माफ कर दीजिए भैया भाभी। माँ, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैंने आप तीनों के साथ बहुत गलत किया है। प्लीज आपकी चुटकी को माफ कर दो, प्लीज। अगर आप चाहो तो मैं उठक बैठक भी करने के लिए तैयार हूँ। वो तीनों सोनी को माफ कर देते हैं और फिर उसके बाद सोनी उन्हें फिर से अपने घर ले जाती है और सभी खुशी के साथ रहते हैं। कुछ ही दिनों में रितेश को भी एक अच्छी पोस्ट वाली नौकरी मिल जाती है और उन पैसों से वो एक नया घर खरीद लेता है। निर्मला और हेमा काफी अच्छी सहेलियां होती है। निर्मला की बहू ज्योति की शादी को 5 साल पूरे हो चुके थे। वही हेमा की बहू टीना को 6 महीने। एक दिन हेमा अपनी बहू के साथ निर्मला के घर आती है। अरे हेमा बहन, टीना बेटा, आओ ना, बैठो। ये लीजिए हेमा काकी, आप दोनों के लिए स्वादिष्ट आम का पन्ना और ये छोले कुलचे। ओफो, ये सब मत दो हमें, ये सब कितना ओल्ड फैशन खाना है। कुछ नए जमाने के नए स्टाइल का लेकर आओ। क्या निर्मला आंटी, आपने तो ज्योति दीदी को कितना बोरिंग करके रखा है। ये तो एकदम एंटिक पीस लग रही है और ये साड़ी भी कितनी पुरानी स्टाइल वाली है और झुमके और चूड़ियां भी। सो बोरिंग। अब क्या कर सकते हैं टीना बेटा, मेरी बहू तुम्हारे जैसी मॉडर्न नहीं है, वो एकदम पुराने ख्यालों वाली है। थोड़ी ही देर में हेमा और टीना वहां से चली जाती है। देखा तूने कैसी मेरी बेइज्जती हो गई तेरे कारण। अरे मानती हूँ कि तुझे यहाँ आए पूरे 5 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तो बदलाव ला अपने अंदर। कब तक यूं ही पुराने देहातियों जैसे रहेगी? तेरे कपड़े तो देख, बाबा आदम के जमाने की साड़ियां पहनती है तू। लेकिन माँ जी। चुप कर तू। अरे जब मैं हेमा के घर पर जाती हूँ तब वहां पर मुझे स्वादिष्ट बर्गर और पिज्जा, कोल्ड ड्रिंक और पास्ता भी मिलता है और ये सब उसकी बहू बनाती है, और तू उन्हें यहाँ पर आम का पन्ना और छोले कुलचे खिला रही थी।
टीना के कपड़े देखे हैं? कितने स्टाइलिश थे वो। देखो माँ जी, पहली बात तो ये है कि मुझे टीना जैसे अभद्र और हद से ज्यादा छोटे कपड़े पहनना बिल्कुल भी नहीं पसंद। शायद आप भूल रही है कि मैं आपकी बहू और आपके बेटे की पत्नी हूँ। साड़ियाँ पहनना हमारी संस्कृति है और मैं बाकी कपड़े भी पहनती हूँ, लेकिन टीना जितने अभद्र नहीं। हाँ हाँ, आई बड़ी। और दूसरी बात तो ये कि बर्गर, पिज्जा और कोल्ड ड्रिंक, ये सारे पदार्थ हमारी सेहत के लिए बहुत हानिकारक होते हैं और मैं ना तो आपकी और ना ही घर आए मेहमानों की जान के साथ खिलवाड़ करना चाहती हूँ। इसीलिए मैं वो सब बनाती हूँ जो पौष्टिक होता है। ज्योति की ये बातें सुनकर निर्मला कुछ नहीं कह पाती और मुंह बनाते हुए वहां से चली जाती है। फिर एक दिन वापस निर्मला और हेमा की मुलाकात होती है। ये देखो निर्मला, ये फोटो देखो, मेरी टीना बहू ने नया फोन लिया है और साथ ही वो अब फैशन शो में भी हिस्सा लेने वाली है। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है हेमा बहन, तुम्हारी बहू तो सच में काफी मस्त है। और एक मेरी बहू है जो आज तक वो डब्बा फोन ही इस्तेमाल कर रही है और उसे तो ये फैशन के बारे में भी कुछ नहीं पता। माँ जी, मैं डब्बा फोन इसीलिए इस्तेमाल करती हूँ क्योंकि मुझे फोन में इतना काम नहीं रहता, बस किसी से बात करने के लिए काम आ जाता है। और रहे बाकी के काम, तो न्यूज और मनोरंजन तो टीवी के जरिए भी हो जाता है। ये भी सही है। और फैशन में मैं इसीलिए रुचि नहीं दिखाती क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हमारी संस्कृति से बड़ा फैशन और कोई नहीं है। मुझे सिलाई बुनाई, पेंटिंग, सिंगिंग और बाकी के काम करना बहुत अच्छा लगता है। कभी कभी तो कविताएं भी लिख लेती हूँ। हाय हाय हाय, अब और दिमाग मत खा हमारा। तेरी हरकतें तो तेरी जैसी ही पुरानी है और अब तेरा ये पुराना टेप बंद कर। तू जो भी करती है सब एकदम पुराने जमाने का ही है, इसीलिए मैं तुझसे तंग आ चुकी हूँ। लेकिन माँ जी, चली जाए यहाँ से और हम दोनों सहेलियों को आंगन में चैन से बात करने दे। काश मेरी भी टीना जैसी मॉडर्न बहू होती। इस सड़े हुए पुराने पीस से मैं बोर हो चुकी हूँ। निर्मला बहन, अब हर किसी का नसीब मेरे जैसा तो नहीं हो सकता ना। हाँ हेमा बहन, ये बात तो तुमने बिल्कुल सही कही। एक दिन ज्योति त्योहार के लिए बहुत ही कम सामान खरीद कर लाती है। वही दूसरी तरफ टीना बहुत सारा नया स्टाइल वाला सामान लाती है। तुझे मैंने कितना सारा सामान लाने को कहा था, तूने ये आधा ही सामान क्यों लाया है? कंदील कहाँ है? और साड़ी, तेरे लिए साड़ी क्यों नहीं लाई तूने? लाइटिंग भी नहीं लाई, कुछ भी नहीं लाई तू इनमें से। अरे फिर क्या मक्खी मारने गई थी क्या बाजार में? माँ जी, मैंने सारा सामान जरूरत का ही लाया है। कंदील अभी तक वैसे का वैसा ही है और वो भी अच्छी अवस्था में, और लाइटिंग की भी 4 साल की वारंटी थी। अभी ये साल उसका 3रा साल होगा। और रही बात मेरी साड़ी की, तो मेरे पास शगुन की बहुत सारी नई साड़ियां हैं। मैं उन्हीं में से कोई साड़ी पहन लूंगी। हे भगवान, तेरा कुछ नहीं हो सकता ज्योति बहू। अरे वो टीना देख, उसने नए नए स्टाइल का सामान लाया है और तू देख, बस पुराने सामान को ही इस्तेमाल करती है। हाँ माँ जी, मैंने भी टीना का लाया हुआ सारा सामान देखा है। उसने तो आधे से ज्यादा सामान फालतू का ही लाया है जो किसी काम का नहीं है। पैसों को अगर हम फालतू के खर्चों में इस्तेमाल करने लगे तो लक्ष्मी जी बुरा मान जाएगी, और ये बात तो आपको पहले से पता है। हाँ हाँ, सब पता है मुझे। अब तेरा प्रवचन शुरू मत कर। एक दिन अचानक से निर्मला को हेमा का फोन कॉल आता है और फोन पर हेमा खूब रो रही होती है। अरे हेमा, क्या हुआ तुम्हें? रो क्यों रही हो तुम? क्या बताऊं निर्मला बहन, मैं अपने इस मॉडर्न बहू से तो बहुत परेशान हो चुकी हूँ। क्या? ऐसा क्यों बोल रही हो तुम हेमा? पहले पहले वो बहुत अच्छे से रहती थी, लेकिन अब छोटे छोटे कपड़े पहनकर दिन रात घूमती रहती है बाहर।
खाने के लिए तो कुछ भी बनाकर जाती है, कभी कभी तो वो बनाती भी नहीं और बहुत बदतमीजी से पेश आती है मेरे साथ। अरे बाप रे, ये सब तुम क्या कह रही हो? जरूर कुछ तो हुआ होगा, वरना टीना बहुत अच्छी बहू है। नहीं निर्मला, वो अब अपने असली रंग दिखा रही है। तुम्हें नहीं पता, नए जमाने की बहुएं सास पर बहुत भारी पड़ती है। हेमा की बातें सुनकर निर्मला थोड़ी चिंतित होती है। हेमा से बात करने के बाद निर्मला के कमरे में ज्योति दवाइयाँ और खिचड़ी लेकर आती है। ये लीजिए माँ जी, आपकी दवाइयाँ और खिचड़ी। देखिए माँ जी, मैं जानती हूँ कि आपको भी पिज्जा, बर्गर और कोल्ड ड्रिंक पीने का बहुत मन होता है, लेकिन अब क्या करें, आपको डाइजेशन का प्रॉब्लम होगा, इसीलिए मैं वो सब आपको नहीं दे सकती। ठीक है, जाब मेरी गुलाबी साड़ी इस्त्री कर दे, कल वही पहनकर मंदिर जाऊंगी। ठीक है माँ जी। फिर ज्योति वहां से चली जाती है और निर्मला के मन में ख्याल आता है, मेरी ज्योति बहू भले ही पुरानी है, लेकिन गुणों से भरपूर है। चाहे मैं उसे 100 गालियां ही क्यों ना दे दूं, लेकिन उसके बाद भी ये मेरे पास ही आती है और अपनी सगी माँ की तरह मेरी सेवा करती है। नहीं, मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ। फिर एक दिन हेमा का जन्मदिन आता है। तभी उसकी बहू टीना उसे कुछ तोहफे देने की जगह फिर से उससे लड़ झगड़ती है और घर के कोई काम नहीं करती, जिस कारण सारा काम हेमा को ही करना पड़ता है। मेरा जन्मदिन था और तभी मेरी बहू ने मुझसे झगड़ा किया और तो और सारा काम भी मुझे ही करना पड़ा। वो तो बस दिन रात फोन में ही घुसी हुई रहती है और घर का सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। मेरा बेटा भी कुछ नहीं बोलता उसे। तेरी बहू ही सही है, पुरानी है, लेकिन उसकी तरह गुणवान शायद ही कोई होगा। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और निर्मला का भी जन्मदिन आता है। तभी ज्योति उसके लिए मालपुए लाती है और उसे खाकर निर्मला को अपना बचपन याद आता है। अरे वाह, ये तो मेरे गांव में मिलने वाले रसीला राम के मालपुए हैं। इन्हें तो मैं हर हफ्ते गांव में खाती थी। वो दुकान तो 70-80 साल पुरानी है। क्या ये तुमने वहीं से लाया है बहू? हाँ माँ जी, ये मालपुए उसी दुकान के हैं। मैंने वहीं पर जाकर लाया है इन्हें। मैं जानती थी कि ये आपको बहुत पसंद है। बहू, तूने मुझे वही सारे पुराने दिन याद दिला दिए। इससे बढ़िया और कीमती तोहफा तो कुछ हो ही नहीं सकता। मुझे माफ कर दे बहू, मैंने हमेशा ही तेरी तुलना हेमा की मॉडर्न बहू टीना से की है, लेकिन मैं गलत थी। तू ही मेरा असली सोना है, क्योंकि पुराना सोना ही खरा सोना होता है। वो कहते हैं ना, ओल्ड इज गोल्ड। माँ जी, आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, ये सच है कि व्यक्ति को समय के साथ बदलाव लाना चाहिए, लेकिन साथ में पुरानी चीजों का मोल भी याद रखना चाहिए। हाँ बहू, एकदम सही कहा तूने। चलिए, अब हम मंदिर जाकर आते हैं और घर आकर केक भी तो कट करना है। हाँ बहू। और इस तरह अंत में निर्मला को अपनी पुरानी बहू का मोल समझ आता है और वो उससे अच्छे से पेश आने लगती है।